नेशनलिज्म इन इंडिया। अब देखो यहाँ पे, जैसे कहानी यूरोप की जब पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने भाई कहानी पढ़ा नेशनलिज्म का, कि कैसे पूरा यूरोप में नेशनलिज्म फैला फ्रांस से स्टार्ट होकर के, कैसे बाकी कंट्री भी नेशनलिज्म को अचीव किया। तो वैसे ही इंडिया में भी नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ। तो स्टार्टिंग तो बहुत पहले हुई थी, बट इंडिया में बस नेशनलिज्म का जो दौर रहा जिसमें लोग ज्यादा से ज्यादा तेजी से यूनाइट हो रहे थे, वो टाइमिंग था 1950 से 40 के बीच का। इसलिए 15 से 40 के बीच के टाइमिंग को ही नेशनलिज्म का भाई फेज माना गया। और वो भी इस फेज में इसलिए माना गया कि जो गांधी जी ने जो एक्सपेरिमेंट किया, एक क्या एनसीएम और दूसरा सीडीएम का जो एक्सपेरिमेंट किया, इसमें लोगों की यूनिटी दिखी। और इस यूनिटी के वजह से ही अंग्रेज इंडिया को छोड़ करके गए। तो यहाँ पे वही कहानी देखने की लोगों में, ये एनसीएम और सीडीएम के टाइम में किस तरह से उन्होंने रिएक्शन किया कॉलोनियल गवर्नमेंट को लेके, क्या था ये एनसीएम, क्या था सीडीएम, यही पूरे चैप्टर का मेन थीम है। जिसमें से स्टार्ट होता है आपका लेसन वन। और लेसन वन में क्या क्या है, पहले टॉपिक देखो। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन वन, तो इसका नाम तीन टॉपिक है। पहला है वर्ल्ड वार फर्स्ट, दूसरा है खिलाफत, एंड तीसरा है नॉन कॉपरेशन। यही चैप्टर लेसन वन का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, इतना ही है लिखा हुआ। पहला कौन सा है, नन कॉपरेशन, दूसरा खिलाफत और तीसरा नन, सॉरी, पहला वर्ल्ड वॉर, दूसरा खिलाफत और तीसरा नन कॉपरेशन। एकदम आसान चैप्टर है, पहला के कंपैरिजन में तो आसान है ही। पहला अभी खत्म किए हम लोग अपना क्लास में। उधर अभी आज आप देख रहे होंगे वो जो ग्लोबल वाला चैनल है ना, उस पे भी पढ़ाना आज शुरू किए हैं, तो वहां फिर से स्टार्ट हो गया। लगे कि कहीं से छूट रहा है ये टॉपिक, ये लेसन कमजोर मेरा पड़ रहा है, तो आप मेरे चैनल पे या उधर वाले चैनल पे दोबारा से भी देख लो। उससे क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम ज्यादा इधर उधर का बात नहीं करते हैं। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्या है, बोल रहे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट थोड़ी पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का इफेक्ट। क्या इफेक्ट पड़ा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का, कब, तो 1914 से 1918 के बीच, जब ये युद्ध चल रहा था। इंडियन ने इसको ज्वाइन किया, और जब वो ज्वाइन किए तो इसका असर एक देखने को मिला। तो तीन चार पॉइंट याद रहने चाहिए, जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर गया। वन हो गया। अब युद्ध होगी तो खर्चा तो बढ़ेगा, डिफेंस पे, आर्मी पे, आर्म्स पे बढ़ेगा खर्चा। दूसरा, खर्चा को मेंटेन करने के लिए कंट्री का कस्टम ड्यूटीज और टैक्स को बढ़ा दिया गया। अगर ये बढ़ेगा तो मार्केट में प्राइसेस डबल हो गए, जो फूड ग्रेन्स थे उसके प्राइसेस डबल हो गया, और इसकी वजह से मार्केट में अनाज भी कम होने लगा। सीधा डबल प्राइस में मिल रहा है, अनाज भी कम हो रहा है। चौथा, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन, जबरदस्ती युवाओं को आर्मी में भी भर्ती किया जा रहा है। तो ये सारा मेन पॉइंट है जो वर्ल्ड वार के इफेक्ट के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। और इन सब में सोने पे सुहागा का काम कौन किया, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, जब आया 1918 में, तो बहुत सारे लोग मरे। और जब 1921 में सर्वे हुआ तब पता चला कि 12 से 13 मिलियन लोग मरे, 1 करोड़ से ज्यादा लोग मरे। तो वर्ल्ड वार के टाइम में इंडिया का स्थिति बड़ा बुरा था, बहुत अपहेबल, एकदम बहुत ज्यादा हुआ। लोग परेशान थे वर्ल्ड वार से, लेकिन एक उम्मीद था कि वर्ल्ड वार के बाद इंडिया आजाद होगी। शायद अंग्रेज आजाद कर दे, या शायद हमारे अकॉर्डिंग कुछ बदलाव कर दे। ऐसा कुछ हुआ नहीं इंडिया में, क्योंकि आजादी तो 1947 में मिला। लेकिन हाँ, यहाँ से लोगों में सेंस डेवलप होने लगा, यूनिटी वाला बहुत स्ट्रांग होने लगा। और इसमें सबसे ज्यादा रोल कौन प्ले किए, तो गांधी जी। इसीलिए दूसरा इस चैप्टर में टॉपिक बनता है आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना, अभी जो भी आप में से ज्वाइन हो क्लास में, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, हम बस उतना ही रेलेवेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं जितना से आपको टॉपिक बस याद रहे। ज्यादा दिमाग नहीं उलझाना है, बस टॉपिक रिमाइंड हो जाए और पॉइंट्स याद हो जाए, इतना आपको ध्यान में बस रखना है। तो दूसरा क्या दिख रहा है यहाँ पे, सत्याग्रह। क्या सत्याग्रह का आइडिया, कौन दे रही है सत्याग्रह का आइडिया, महात्मा गांधी। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ, अफ्रीका में, वो ट्रांसवाल में। और इंडिया में पहला सत्याग्रह चंपारण में। ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है।
अब सत्याग्रह क्या है, तो बोल रहे सत्याग्रह दो वर्ड है, कौन सा भाई, तो एक है तो सत्य और दूसरा क्या है, आग्रह, दो ही ये वर्ड है। इसका मतलब हुआ इंसिस्टेंस ऑफ ट्रूथ, मीनिंग यही निकल रहा है, सच को समझना, सच को पहचानने का कोशिश करना, ये होता है सत्याग्रह। लेकिन बुक कैसे एक्सप्लेन किया, बुक इस सत्याग्रह के कुछ कॉमन फीचर्स बताया। जैसे एक दो फीचर्स आप याद रखो, जैसे पहला फीचर्स क्या है सत्याग्रह का, कि सत्याग्रह में लोगों को सर्च करना होता है ट्रूथ को, नीड टू सर्च ऑफ ट्रूथ। दूसरा, पावर ऑफ ट्रूथ को भी, ट्रूथ के पावर को भी समझना होगा, एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ। तीसरा, अगर हम, सत्याग्रह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है, सच के साथ है, तो उसको ऑपरेसर के खिलाफ शारीरिक बल लगाने की आवश्यकता नहीं है, और जो सत्याग्रह को मानेंगे उनको वायले बोला जाएगा क्या, सत्याग्रही, और उनको नॉन वायलेंस वाले सिस्टम को फॉलो करना होगा। तो ये सारे फीचर्स जो भी बोल रहे थे ना वन बाय वन, वो ये सत्याग्रह का फीचर्स है जो आपको लिखने होंगे। और ये सत्याग्रह का जो आइडिया है ये स्पेशली इन्होंने ही प्रपोज किया, और इन्होंने क्या किया, इंडिया में एक्सपेरिमेंट किया अलग अलग टाइम में। 1917 में चंपारण में एक, ठीक है, फिर 1918 यहां भी, और 1918 एक और है जिसमें दो आता है, एक है खेड़ा और दूसरा कौन सा, अहमदाबाद। चंपारण, खेड़ा और तीसरा कौन सा है, अहमदाबाद। तीनों का मीनिंग पता होना चाहिए। चंपारण में क्यों, इंडिगो कल्टीवेटर के प्रोटेक्शन के लिए। खेड़ा में क्यों, तो रेवेन्यू को माफ करवाने के लिए। और अहमदाबाद में क्यों, कॉटन मिल वर्कर के कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए। तीनों सक्सेस रहा और गांधी जी ने पॉपुलैरिटी को गेन कर लिया। तो इन दोनों टॉपिक को अगर कंबाइन करें तो हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड वार जब खत्म हो रहा है ना एक तरफ, तो दूसरी तरफ गांधी जी पॉपुलर भी हो रहे हैं। और इन दोनों ने मिलकर क्या किया, जब युद्ध खत्म हुआ और गांधी जी भी लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हो गए, तो जो भी अंग्रेज ने किया उसका गांधी जी ने लोगों के सपोर्ट लेकर जम के सामना किया। बुक तो ऐसे ही बता रहा है। जिसमें क्या दिख रहा है, वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, एक एक्ट। आपको याद होगा कौन सा एक्ट है, कौन सा एक्ट है, रॉलेट एक्ट है। कौन सा एक्ट है, रॉलेट एक्ट। और इस रॉलेट एक्ट ने जो किया करामात इंडिया के अंदर, भाई उसका सारा डिटेल हम लोग जानते हैं। ये चैप्टर आसान हो रहा है ना, तो थोड़ा जल्दी जल्दी इसको खींचते हैं। हाँ, क्या बता रहे थे भैया, बस निकाल के रख दे रहे इसको। दूसरा हम बता रहे रॉलेट एक्ट। ये एक्ट 1919 में पास हुआ। क्या था ये एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये रखा गया प्रपोजल कि ब्रिटिश की पुलिस जो है वो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करके 2 साल जेल में रख सकता है, वो भी बिना ट्रायल के। यही रॉलेट एक्ट था। और ये क्यों लाया अंग्रेज, तो शायद वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद इंडिया में पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हर जगह अपराइजिंग्स हो रहे थे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी जुलूस हो रहा था। तो सरकार ने इन सबको दबाने के लिए ऐसा एक्ट लाया कि पुलिस एक्टिव हो जाए और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को अरेस्ट करके जेल में डाल दे और ये मूवमेंट शांत हो जाए। बट हुआ इसका उल्टा। गांधी जी ने डिसाइड किया कि ये जो सत्याग्रह है ना ये गड़बड़ है, तो इन्होंने क्या किया, 6 अप्रैल को स्टार्ट किया एक सत्याग्रह जिसका नाम इसी एक्ट के नाम पे आ गया। नाम क्या है, रॉलेट सत्याग्रह। अब देखो यहाँ पे अभी अभी से लेके इस चैप्टर में लास्ट तक में जितने भी मूवमेंट्स आएंगे, कुछ कॉमन पॉइंट्स आप दिमाग में बैठा लो। यूरोप की तरह यहाँ नहीं, यहाँ अलग कहानी है। जैसे सत्याग्रह जब आएगा, एनसीएम आएगा या सीडीएम आएगा या किसी का एक्टिविटी आएगा, तो दो तरफा झगड़े होंगे, एक तरफ ब्रिटिश होगा और दूसरी तरफ पब्लिक होंगी। अब दोनों का एक्टिविटी कुछ कॉमन दिमाग में ऐसे बैठा लो, रटना नहीं। जैसे कॉमन क्या हो जाएगा, पब्लिक क्या करेगा, डेमोन्स्ट्रेशन करेगा, ठीक है, जुलूस निकालेगा, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेगा, सरकारी बिल्डिंग पे अटैक करेगा, बाजार को लूटेगा, ब्रिटिश ऑफिशियल्स पे अटैक करेगा, ज्यादा होगा तो टैक्स नहीं देगा, लॉ नहीं मानेगा, यही सब करेगा पब्लिक, और क्या कर सकता है। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा, ये सब कॉमन बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, आगे भी आएगा तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। फिर दूसरा क्या होगा, अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेज रिस्पॉन्स करेगा, लोगों को मारेगा, उसको टेरराइज करेगा, उसमें डर पैदा करेगा, जेल में डालेगा, टॉर्चर करेगा, ज्यादा से ज्यादा ब्रूटलिटी दिखाएगा, यही करेगा। तो ये दोनों दो तरफ से झगड़े होंगे। जब भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा ना, तो एक तरफ कौन एक्टिव होगा, ब्रिटिश,
ये जितना ब्रुटलिटी दिखा सकता है, बेरहमी दिखा सकता है, ये दिखाएगा। और दूसरी तरफ कौन होंगे? पीपल। और ये जो इनसे बन पड़ेगा ये इनके खिलाफ ये करेंगे। और ये चीजें कॉमन हो जाएगी। एनसीएम के दौरान भी यही हो रहा था, सीडीएम के दौरान भी यही हो रहा था, और यहाँ रॉलेट सत्याग्रह के दौरान भी यही हो रहा है। पब्लिक ने सब कुछ तोड़फोड़ मचाना शुरू किया, रेलवे हो, टेलीग्राफ हो, कम्युनिकेशन हो, बाजार हो, सब डिस्टर्ब कर दिया। और इसका एक रिजल्ट अमृतसर में देखने को मिला। अमृतसर में तो पहले तो क्लैश हुआ पुलिस और पब्लिक के बीच में, और उस क्लैश के बाद जब पुलिस ने क्या किया, वहां पे मार्शल लॉ लगा दिया। कब? 10 अप्रैल 19, देखो यहाँ पे 6 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, 10 अप्रैल को मार्शल लॉ लग गया अमृतसर में। और मार्शल लॉ में भाई नियम था कि बाहर नहीं निकलना, गैदरिंग्स नहीं करनी है। बट 13 अप्रैल को बैसाखी मनाने गांव से लोग आ गए, और जनरल डायर ने क्या किया, आर्मी लेके आया, बिना इंक्वायरी के उन इकट्ठा हुए भीड़ पे फायरिंग का ऑर्डर दिया, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम दिया गया। तो ये सारा टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक है। रॉलेट एक्ट का इंट्रोड्यूस होना, गांधी जी का रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट करना, अमृतसर में मार्शल लॉ का मतलब इम्पोज होना, और उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड का होना, और उसके बाद पब्लिक और ज्यादा वायलेंस हो गया, और ज्यादा वायलेंस हो गया। पब्लिक जो पहले लिमिट में कर रहा था वो अब ओपनली करना स्टार्ट कर दिया। पब्लिक सरकारी चीजों को तोड़ना स्टार्ट किया, तो ब्रिटिश भी ओपन टेरराइज कर रहा है, मार रहा है, जमीन पे घसीट रहा है, क्राउलिंग का ऑर्डर दे दे रहा है, बम से गांव उड़ा दे रहा है, जिसमें गुजरनवाला का एग्जाम्पल दिया हुआ है। दोनों तरफ टेरराइज। जब वायलेंस बहुत ज्यादा हो गया, तो अब गांधी जी को रियलाइज हुआ कि ये रॉलेट सत्याग्रह हमने गलत स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने इसको क्या किया, कॉल्ड ऑफ कर लिया, ये सोच के कि इंडिया में यूनिटी नहीं है। पॉइंट देखो आ गया ना वापस, इंडिया में यूनिटी नहीं है। और यूनिटी क्यों नहीं है भाई? क्योंकि कम्युनिटी बना हुआ है, मुस्लिम का अलग, हिंदुओं का अलग। इसको पहले कंबाइन करना होगा, तब ऐसा मूवमेंट करेंगे। गांधी जी ये सोच करके इन्होंने इसको क्या किया, बंद कर दिया। तो यहाँ पे इस रॉलेट एक्ट से सीरीज में दिखा घटना, क्या दिखा, रॉलेट एक्ट से वायलेंस स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे एक पॉइंट आया क्या, रॉलेट सत्याग्रह तो यहाँ दिख ही गया। फिर क्या आया, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ से लगे हाथ क्या आ गया, जलियांवाला बाग इंसिडेंट आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्लैश शुरू हुआ, फिर झगड़े शुरू हुआ, तब जाके इसको वापस से क्या किया, गांधी जी ने बंद कर दिया। ठीक है। तो गांधी जी ने अब गांधी जी अब ऑप्शन ढूंढने लगे कि कैसे हिंदू मुस्लिम के प्रॉब्लम को सुलझाया जाए, और ये मौका इनको कैसे मिल गया, इस मूवमेंट से, खिलाफत मूवमेंट से इनको ये मौका मिल गया। अरेंज करो टॉपिक सब लोग, आप बस ध्यान दे रहे हो तो ठीक है, अब अरेंज करो। लेसन स्टार्ट में बोला 3 टॉपिक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन। वर्ल्ड वार फर्स्ट का जब हम इफेक्ट पढ़ना स्टार्ट किए, तो साथ में ये 2 फ्री में मिला है, एक के साथ 2 फ्री। दिख रहा है ना, आइडिया ऑफ सत्याग्रह जो गांधी जी का आइडिया है, 3 गो सत्याग्रह हो गया। और फिर सत्याग्रह के बाद ये दिख रहा है रॉलेट एक्ट, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड साथ में एडेड था। तो ये एक पार्ट कंप्लीट हुआ, दूसरा में स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा, खिलाफत। तो खिलाफत मूवमेंट भाई इंडिया का तो है ही नहीं, ये कहाँ स्टार्ट हुआ, टर्की में। क्यों स्टार्ट हुआ, तो सीधा यहाँ का जो पोस्ट था खलीफा का, उसको वापस दिलवाने के लिए। क्या पोस्ट था, खलीफा एक पावरफुल पोस्ट था, पूरे कंट्री का पॉलिटिकल हेड था, स्पिरिचुअल हेड भी था। और अंग्रेजों ने वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद टर्की को जब युद्ध में हार गया, तो इसके इस पोस्ट को हटा के वहां डेमोक्रेटिक सिस्टम ला दिया। तो टर्की के मुसलमानों ने इनके पावर को वापस दिलवाने के लिए और इस पोस्ट को री इंट्रोड्यूस करने के लिए स्टार्ट कर दिया एक मूवमेंट, जिसे खलीफत मूवमेंट कहा गया। बट इंडिया में खिलाफत अनाउंस हो रहा है। ठीक है, तो ये टर्की का है। बट इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ, तो इंडिया में यह स्टार्ट किया गया बॉम्बे से। कौन स्टार्ट किया, अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली। कब स्टार्ट किया, तो बॉम्बे में स्टार्ट हो रहा है ये कब, मार्च 1920 में। देख लो रॉलेट एक्ट से भी पीछे चले गए हैं, पहले से ये चीजें हो रही थी। रॉलेट एक्ट अप्रैल में आई, इधर देखो पहले से ही हो रहा है। और इस कमिटी को गांधी जी ने क्या किया, सितंबर 1920 में कलकत्ता का जब सेशन लगा कांग्रेस का, तो इसका प्रपोजल रखा कि खिलाफत कमेटी के भी मैटर को उठाया जाए, और कांग्रेस और खिलाफत कमेटी कंबाइन हो गया। तो यहाँ पे यूनिटी दिखी। कलकत्ता के सेशन में कौन कौन ज्वाइन हो रहा है, मुस्लिम लीग, खिलाफत कमेटी, और दूसरी तरफ कौन है, कांग्रेस। और उसके बाद गांधी जी बोले जो चल ही रहा है भाई, एक्शन तो चल ही रहा है, विरोध हो ही रहा है, हम बंद करने के बाद भी सरकार के खिलाफ तो नाराजगी है ही, तो इसको एक नाम दे दो। और उन्होंने क्या दे दिया नाम, बोला ये एनसीएम होगा। और लोगों को क्या करने होंगे, तो लोगों को बताया कि ये काम करना होगा एनसीएम के अंडर में। तो अगला टॉपिक बनता है एनसीएम क्या है। तो लेसन 1 का ये 3 टॉपिक, ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट का इफेक्ट, रॉलेट एक्ट और उसका उसका इफेक्ट, ये सब देख रहे हो। और इसके बाद खिलाफत मूवमेंट,
कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे इंडिया में स्टार्ट हुआ और कैसे ये कांग्रेस से कनेक्ट हो गया। अब आते हैं एक और टॉपिक देख लेते हैं। यहाँ पे गांधी जी ने एनसीएम का चर्चा किया अपने एक बुक में, हिंद स्वराज में। और जो 1909 में उन्होंने लिखा और क्या बोला कि इंडिया में अंग्रेज इसलिए शासन कर रहा है क्योंकि इंडियन कॉपरेट कर रहे हैं, कॉपरेट करना बंद कर दे अंग्रेज भाग जाएगा, ये बोल रहे हैं वो। इसके लिए उन्होंने बोला कॉपरेशन बंद कैसे होगा, तो बोला इन्होंने क्या करो, रिजाइन करो। कहां से रिजाइन करो, तो सरकारी जॉब से रिजाइन कर दो। और क्या करो, तो बाइकआउट करो। क्या चीज का बाइकआउट करो, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करो। तीसरा बात इन्होंने बोला कि जो भी अवार्ड टाइटल मिला उसको भी रिटर्न कर दो। तो अंग्रेज की दी गई हर चीज को जो वो दिया है, चाहे तो सैलरी के रूप में, खैरात के रूप में या मदद के रूप में, सब लौटा दो। यही होता है असहयोग। और अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो कमजोर को या तो गुस्सा, सॉरी, अंग्रेज को या तो गुस्सा आएगा या उनको लॉस होगा। दोनों स्थिति में उनको हमारी बात को मानना होगा। गांधी जी ने अच्छा तीर चलाया कि भाई चल, निशाना लगता है कि नहीं सही जगह पे। पब्लिक भी सुना, हाँ ठीक बोल रहे हैं, सब लोग फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। कांग्रेस नहीं ज्वाइन कर रहा है, कांग्रेस डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ, उसको लग रहा है कि इलेक्शन होने वाला 1920 में, अगर हम ज्वाइन किए तो कहीं इलेक्शन ना पेंडिंग में चला जाए। दूसरा डर क्या है, कहीं फिर से ऐसा वायलेंस वाला सिचुएशन ना हो जाए तो क्या होगा, फिर कौन जवाब देगा। इस डर से वो ज्वाइन नहीं कर रहे। लेकिन कांग्रेस भी अंत में ज्वाइन करता है लोगों की भीड़ को देखते हुए। कब, दिसंबर 1920 में। कहां पे, नागपुर में। सितंबर में खिलाफत कमेटी एक्टिव हुआ, कांग्रेस को ज्वाइन किया। और नव दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस एनसीएम को ज्वाइन किया। तो ये लेसन वन की कहानी, बहुत स्पीड में हम पढ़ाए हैं। और जितना टॉपिक आना चाहिए, जितने पॉइंट्स, उतना हम बोले भी है। अब इसमें से आप देख लो, जो भी टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें से आपको दोबारा कौन सा ऐसा जिसमें डाउट्स है थोड़ा बहुत। आसान चैप्टर है तो जल्दी जाएगा ये चैप्टर आगे। चेक करो, मिटाएंगे इसको। लेसन 2 में चलेंगे, एनसीएम कैसे पूरे कंट्री में फैला इसको देखेंगे अब। हिस्ट्री जितना आप रिपीट कर सकते हो करो। टॉपिक को जितनी बार रिपीट कर सकते हो, चाहे पढ़ के करो या अपना टॉपिक एक जगह लिख के बार बार उसको देखते रहो 2 से 3 दिन पे। ये सोच के बैठ जाओगे कि भाई हम देख लेंगे ना, एग्जाम से पहले 5 दिन गैप मिलेगा, तो फिर तब तक खत्म हो जाएगा वापस। और टेंशन के अलावा ये कुछ नहीं देने वाला है। कुछ आया कमेंट, कमेंट कुछ आया, कुछ नहीं है। मतलब ये सबके लिए आसान है चैप्टर। हटाओ इसको। फिर कहानी को डिटेल किया। क्या कहानी को डिटेल किया, गांधी जी बोले कॉपरेट नहीं करना है। कैसे, जॉब से रिजाइन करके, विदेशी वस्तु का बाइकआउट करके नहीं करना है कॉपरेशन। तो इंडिया के लोगों ने क्या इनका बात माना, क्या इन्होंने जो संदेश दिया, जो मैसेज फैला कि ये करना, क्या लोगों ने किया, ये क्लियर हो रहा है लेसन 2 में। इसका नाम क्या है, डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। क्या है भाई डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, आओ जरा इसे भी देखें। लेसन 2 क्या है ये, डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन मूवमेंट। यहाँ मूवमेंट का मतलब क्या हो रहा है, मूवमेंट का मतलब यहाँ पे हो रहा है एनसीएम। स्ट्रैंड्स का मतलब लोगों का अलग अलग सोच, किसके टाइम में, एनसीएम के टाइम में। तो अगर एनसीएम का टाइम देखा जाए तो ये स्टार्ट कब हो रहा है, ये ऑफिशियली ऐसे स्टार्ट माना जा रहा है कि 1921 में स्टार्ट हुआ और फरवरी 1922 में खत्म हो गया, चौरी चौरा इंसिडेंट के साथ। एक घटना 5 फरवरी 1922 का, गोरखपुर का एक घटना, जिसको नाम क्या दिया गया, चौरी चौरा। डायरेक्ट एकदम लास्ट टॉपिक में हम, चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसमें गोरखपुर में एक छोटा सा गांव है और पुलिस के ऊपर, यानी पब्लिक ने पुलिस के स्टेशन में आग लगाया, 22 पुलिस ऑफिसर जल के मर गया। इस घटना के बाद ही गांधी जी को ये मूवमेंट बंद करना पड़ा। तो इस घटना से ये रियलाइज हो रहा है कि अच्छा फिर से दंगे हुए इसमें। कैसे दंगा हुआ, तो पार्टिसिपेंट्स और उसका एक्टिविटी को देखना होगा, यही तो बोल रहा है लेसन। लोगों ने जब ज्वाइन किया एनसीएम का, तो वो गांधी जी के मैसेज को सीधा सीधा समझे या अपने तरीके से डील कर रहे हैं, इसको समझते हैं। सबसे इसको क्या करते हैं, कैटेगरी बना देते हैं। सबसे पहला कैटेगरी है, शहर में आते हैं, सिटीज में। तो सिटीज में ज्यादा डेवलप थे वहां कौन, मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास वाले इस मूवमेंट में अपना रोल प्ले किए।
मिडिल क्लास वालों ने क्या किया भाई, इसको ज्वाइन किया बहुत एक्साइटेड होके, और वो सारे काम करना स्टार्ट किया जो गांधी जी ने कहा। जैसे क्या बोला गांधी जी ने, गांधी जी ने बोला रिजाइन करो, इन्होंने किया। डॉक्टर्स हो, टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, प्रोफेसर हो, सब ने रिजाइन किया। इनका पहला हरकत ये। दूसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाइकआउट किया विदेशी वस्तुओं का, स्पेशली कपड़ों का ढेर लगा के जलाना शुरू किया चौराहों पे, एकदम बड़ा बड़ा ढेर लगा लगा करके लोगों को आकर्षित करने लगे। और इन्होंने क्या किया, विदेशी व्यापार का जो भी था ना सामान, उसको डिनाई करते, बोला नहीं करना है व्यापार। पिकेटिंग भी किया, विदेशी दुकानों को जबरदस्ती बंद करवा दिया। तो ये हर शहर में मिडिल क्लास वाले ये काम कर रहे थे, अच्छा चल रहा था। और इसका इफेक्ट भी बड़ा बुरा पड़ रहा था अंग्रेजों पे, उनकी इकोनॉमी डाउन हो रही थी, उनका एक्सपोर्ट गिर रहा था, इंपोर्ट गिर रहा था। पढ़े हो ना बुक में जिसमें दिया हुआ है कि उनका एक साल में 121 करोड़ से घट करके इंपोर्ट 57 करोड़ पे आ गया। मर्चेंट डिनाई कर दिया, व्यापार मुझे करनी ही नहीं है। तो अंग्रेज को लॉस हो रहा था, फिर भी वो पेशेंस रखे हुए थे। और हुआ ऐसा क्या कि 3 से 4 महीना में मिडिल क्लास वाला शांत। इतना अच्छा कर रहा था फिर भी शांत। क्यों शांत? क्योंकि इनके पास अल्टरनेट नहीं था, अल्टरनेट ऑप्शन नहीं था। अल्टरनेट ऑप्शन कहने का मतलब, इनके पास जो सामान का बाइकआउट कर रहे थे उसके जगह पे दूसरा सामान नहीं था भी तो खादी महंगा था। जॉब से रिजाइन कर रहे थे तो इंडियन जॉब नहीं था कि जहां पे ये जॉब जॉब करके अपने परिवार का पेट पाल सके। टीचर रिजाइन कर दिया, डॉक्टर रिजाइन कर दिया, बट दूसरे जॉब है ही नहीं। तो 2 से 4 महीने ये लोग एक्टिव रहे और धीरे धीरे वापस से अपना जॉब और अपना सामान को यूज करना स्टार्ट कर दिए। तो शहरों में बड़ा तेजी से स्टार्ट हुआ इनके बीच में एनसीएम, और स्लोली स्लोली शांत हो गया। कोई बहुत बड़े दंगे वगैरह नहीं हुए। तो ये तो मिडिल क्लास की कहानी थी, जिसमें हम देख रहे हैं कि इनके पास ऑप्शन ना होने की वजह से ये एनसीएम फेल हो गया। ठीक है। कहानी तो इंटरेस्टिंग है किसका, पीजेंट्स और ट्राइबल का। दूसरा ग्रुप यहाँ पे किसका उठाया गया, पीजेंट्स का। पीजेंट्स, यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं दिया कि पीजेंट्स कौन सा है, रिच वाला है, पुअर वाला है, लैंडलेस है, कुछ नहीं, बस पीजेंट कॉमन। तो पीजेंट में एग्जाम्पल क्या लिया बुक में, एग्जाम्पल लिया गया है अवध का। इसमें तो आधा से ज्यादा कहानी आपको याद ही होगा। हिस्ट्री में आप कहानी याद रखोगे ना, नंबर मिल जाएंगे। डेट नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं, डेट रखना भी नहीं है, आपको कहानी बस याद होने चाहिए। कहानी और पॉइंट बना दिया, मिल जाता है नंबर। और याद हो गया डेट तो और अच्छी बात है। अब अवध की कहानी को देखते हैं। अवध में पीजेंट लोग एनसीएम को क्यों ज्वाइन किए, और अवध क्या पूरे इंडिया में किसानों का यही एक्टिविटी था जो यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, चलो आगे बढ़ाएं जरा। अवध में एक मूवमेंट चल रहा था जिसका नाम क्या है, पीजेंट्स मूवमेंट। और इस पीजेंट मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, बाबा रामचंद्र। देखो जब यहाँ बात आया मूवमेंट का, कि ऑलरेडी अवध में किसान लोग मूवमेंट चला रहा है, तो क्यों चला रहा है, क्या उनका उद्देश्य है, तो ये मूवमेंट स्पेशली था वहां के ही लैंडलॉर्ड के खिलाफ, बड़े किसानों के खिलाफ। क्यों? तो वो बड़ा किसान वाला इन लोगों से बेगारी करवाता था, एक, जो जमीन देता था खेती करने पे के लिए उस पे हाई रेंट लेता था, दो, और साथ ही साथ किसान को रेवेन्यू भी देना था। तो किसान परेशान थे, और वो चाहते थे कि हाई रेंट ना देना पड़े, बेगारी ना करना पड़े। इसके लिए चला मूवमेंट, इसी को बोला गया पीजेंट मूवमेंट। और इसका सारा श्रेय किसको जाता है, बाबा रामचंद्र को। अब ये कौन है भाई, तो ये फिजी से लौटा हुआ एक बंधुआ मजदूर था, जो इंडिया में सन्यासी की तरह रह रहा था और किसानों को डील कर रहे थे। ठीक है। और इन्होंने स्टेप भी बताया, इन्होंने सजेशन दिया कि भाई एक काम करो ना, ये काम कर लो, नाई धोबी बंद कर दो। यानी जो भी सर्विस दे रहे हो ना, बेसिक सर्विस दे रहे हो बड़े लोगों को, नाई का, धोबी का, या दूसरे सर्विस, वो सब बंद कर दो। तो शायद वो हमारी बातों को मान करके क्या करें, हमारी बातों को मान ले, और ये बेगारी वाला प्रॉब्लम, रेंट वाला प्रॉब्लम सुलझ जाए। तो ये लोग बेचारा खुद ही लड़ रहा था, अपने ही ग्रुप में, अपने ही एरिया में, अपने बड़े किसानों से लड़ रहा था। इनको अंग्रेज से तो कोई कनेक्शन ही नहीं था, कोई मतलब नहीं था अंग्रेज से। लेकिन एनसीएम के टाइम से पहले, जब यहाँ पे नेहरू जी विजिट करने आए, जवाहरलाल नेहरू जब विजिट करने आए, और जब उन्होंने ये प्रॉब्लम्स को देखा, तो बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर के इन्होंने क्या किया, अवध किसान सभा एक कमेटी बनाई, जिसके 300 से ज्यादा ब्रांच कुछ ही दिन में बन गया। अब नेहरू जी कब आए, तो नेहरू जी आए जून में। ये कब बना, तो ये बना अक्टूबर में। टाइमिंग क्या चल रहा है, टाइमिंग चल रहा है 1920 का। 21 में तो एकदम ऑफिशियली स्टार्ट हो गया, लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें हो रही है। और जब एनसीएम स्टार्ट हुआ तो ये सारे पीजेंट्स एनसीएम को ज्वाइन कर गए। कहानी एकदम सीधा था।
अब ज्वाइन करने के बाद इन्होंने जो किया वो एक्सपेक्टेशन से बाहर है। ये बाजार पे अटैक करने लगे, जमींदारों के घर को, गोदाम को लूट करके अनाज बांटने लगे, और ये बोल दिया कि गांधी जी बोले हैं कि क्या हो रहा है भाई, टैक्स नहीं देना है। ये भी एक डेंजर था। जमीनें बांटी जा रही है, ऐसा करके र्यूमर फैलाने लगे। पता चला पूरे अवध वाले रीजन में बड़ा किसान छोटा किसान सब आपस में लड़ रहा है, वायलेंस फैल गया। तो कितना दिन तक चलेगा वायलेंस, सरकार तो दबाएगी ना उसको। भाई पीजेंट के बीच का मूवमेंट शांत हो गया, चाहे वो किसी भी रीजन का हो। तो ये पीजेंट के बीच में भी एनसीएम का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए भी एनसीएम फेल हो गया। दो कहानी हो गई। तीसरा देखते हैं ट्राइबल्स का। तीसरा कौन है, ट्राइबल्स का। अगले क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब ट्राइबल कहाँ का लिया है, गुडेम हिल्स का। ये गुडेम हिल्स कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। अब यहाँ क्या हो रहा है, ट्राइबल्स के बीच में क्या प्रॉब्लम है, तो ट्राइबल्स लोग इस एरिया में स्टार्ट किए हुए ऑलरेडी एक मूवमेंट जिसका नाम है मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। एक ऐसा मूवमेंट जहां पे ऑर्गेनाइज्ड आर्मी की तरह ट्राइबल्स लोग लड़ रहे हैं। किससे, तो यहाँ किसान नहीं, यहाँ ये लोग अंग्रेज से ही लड़ रहा है पहले से ही। क्यों, तो इनके बीच दो प्रॉब्लम है, इनके बीच दो कारण है। पहला इनका मेन कारण है फॉरेस्ट एक्ट। यही वाला क्वेश्चन शायद आपके भी बोर्ड प्री बोर्ड एग्जाम में आया था, वो एक बच्ची हमको भी सेंड की, इसका चेक भी किया, ठीक लिखी थी। तो फॉरेस्ट एक्ट की वजह से ये मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट चल रहा था। और दूसरा, यहाँ भी अंग्रेज लोग इनसे करवाता था बेगारी जंगल में। तो ये दो चीज से नाराज होकर के ये कर रहे थे मूवमेंट। अब इसके मूवमेंट के लीडर का नाम क्या है, तो इस मूवमेंट को लीड करने वाला व्यक्ति का नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। देखो एनसीएम बंद होने का मेन घटना ये है, चौरी चौरा इंसिडेंट याद रखना है। बट ये सब छोटे छोटे इंसिडेंट और एग्जाम्पल है जिससे एनसीएम बंद हो रहा है। अब अल्लूरी सीताराम राजू को लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं, ट्राइबल्स क्यों मान रहे हैं, तो इनको बोल दिया कि भाई ये इनकारनेशन है, अवतार है। किसका अवतार है, भगवान का अवतार है। क्यों, क्योंकि इनको लेकर के कुछ लीजेंड्स फेमस था, जैसे गोली सरवाइव कर लेना, बुलेट शॉट सरवाइव करना, बीमारी को ठीक करना, भविष्यवाणी करना, ये सब गुण थे इनमें, जिससे इसको भगवान का अवतार मान के ट्रैवल्स फॉलो कर लिए। और जब एनसीएम चला तो इन लोगों ने क्या किया, वही किया जो इनको नहीं करना चाहिए। जैसे बाजार पे अटैक करना, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारना, साथ ही साथ ड्रिंकिंग और स्मोकिंग भी बंद करवाया। गांधी जी का टोपी भी पहने, अच्छी बातें की है, बट साथ में बुरा ये हो गया कि ये अटैक करने लगे, वायलेंस करने लगे। तो राजू भाई को पकड़ा गया और 1924 में उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो ये ट्राइबल्स की कहानी थी। तो तीन कहानी में मिडिल क्लास के तो बाद बेचारा ऑप्शन ही नहीं था, शांत हो गया, वायलेंस वगैरह कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ किसानों की कहानी और ट्राइबल्स की कहानी में क्लियर वायलेंस दिख रहा है, आपस में झगड़े। और अगर वायलेंस होगा तो कोई भी सरकार तो क्लेम तो लगाएगा। तो कौन भाई बढ़ावा दिया था, गांधी जी बोले थे एनसीएम करो, लोग करो एनसीएम। अब सारा क्लेम किसके किन के ऊपर जा रहा है, गांधी जी के ऊपर। शायद इतना प्रेशर लेने की वजह से वो बाल उनका चला गया होगा। तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत हार्ड प्रेशर है, मजाक नहीं कर, बहुत हार्ड प्रेशर है। पूरे कंट्री में उनके नाम पे लोग इतना तांडव मचा रहा है। तो ये गांधी जी का हमको रोल दिख रहा है और साथ में लोगों का रिएक्शन दिख रहा है। इससे ये तो दिख रहा है कि लोगों में ये वाला फीलिंग जाग रहा है, लेकिन वो एक प्रॉपर तरीके से नहीं है। प्रॉपर तरीका से हो गया तो इंडिया आजाद हो जाएगा, और वही हम समझने का प्रयास करें। एक और देखो, एक और ग्रुप है लेसन 2 का। ये दूसरा कौन है, प्लांटेशन वर्कर्स का। कहाँ का प्लांटेशन वर्कर, असम का। अब असम के प्लांटेशन वर्कर्स से पूछा जाता था स्वराज मतलब, तो बोलते थे मुझे कन्फाइंड एरिया से स्वतंत्र होकर घर जाने की आजादी मिल जाए, मैं जिस खेत में काम कर रहा हूं ना यहाँ से वापस अपने घर जा सकूं। इनके लिए यही आजादी था, यही स्वराज था। क्या था इनके बीच, तो इनके बीच एक एक्ट था बना हुआ जिसका नाम क्या है, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट कब पास हुआ, 1856 में। और इस एक्ट का कहना था कि कोई भी व्यक्ति अगर प्लांटेशन फील्ड में काम करने आ गया तो वो बिना ब्रिटिश के ऑप्शन परमिशन के वो जंग नहीं जा सकता है, खेत छोड़ करके गया तो क्राइम माना जाएगा। और इनके बीच में कोई फैला दिया र्यूमर, क्या र्यूमर फैला दिया, गांधी जी का राज आ गया, जितना हुआ है सब गांधी जी के नाम पे हुआ। गांधी जी का क्या आ गया, राज आ गया, गांधी राज आ गया, और हम लोग स्वतंत्र हैं जाने के लिए। सब भागना शुरू कर दिए, हुआ क्राइम, लॉ टूटा। अब लॉ टूटा तो भाई एनसीएम में लॉ टूटने वाला बात तो हुआ नहीं था, इन लोगों ने लॉ तोड़ दिया।
पुलिस पकड़ा जहां तहां से मार पीट करके वापस सबको लेके आया। तो ये जितनी भी छोटे छोटे घटनाएं हम देख रहे हैं वो सब वायलेंस की ओर जा रहा है। और गांधी जी बोले थे एनसीए में वायलेंस करने के लिए नहीं, शायद ये वजह से फेल रहा। और जब ये घटना हुआ तो पुलिस एकदम एक्टिव हो गया और गांधी जी भी खींच गए कि नहीं, अब ऐसा करना ही नहीं है, सरेंडर कर दिया। उन्होंने ऑफिशियली बोला एनसीएम हम बंद कर रहे हैं, अब इसके बाद अगर आप कुछ करते हो तो वो आपकी जिम्मेदारी है। और गांधी जी जेल भी गए तो उसके बाद एनसीएम धीरे धीरे अपने आप खत्म हो गया इस मूवमेंट के बाद। और अगला मूवमेंट चला 1930 में सीडीएम के रूप में। तो बीच का जो 8 साल का गैप है ना, इसमें कुछ मेन घटनाएं हुए, तब जाके गांधी जी ने फिर से मास मूवमेंट स्टार्ट किया। तो ये लेसन वन और लेसन टू एक मूवमेंट के इर्द गिर्द घूम रहा है। कौन सा मूवमेंट? एनसीएम। और कहानी कहां से स्टार्ट हुआ? वर्ल्ड वार फर्स्ट से। यहीं से कहानी रिलेवेंट बनता जा रहा है। खत्म कहां जाके हो रहा है? तो फरवरी 1922 चौरी चौरा इंसिडेंट के साथ। तो ये दो लेसन में हम, तीन चार गो लेसन ही है इस चैप्टर में, जिसमें दो लेसन अभी हम पढ़ लिए हैं। अगला क्लास में आओगे दो उसमें पढ़ा देंगे, जिसमें सीडीएम पूरा है, सीडीएम क्या था, ठीक है, सीडीएम में लोगों ने कैसे क्या किया तो फेल हो गया, और लास्ट में देखेंगे कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे आया, उसके बाद मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। अब देखो इन दोनों लेसन में आपके अपनी तरफ से डाउट्स निकालो।